नमस्कार साथियों, 30 जून हो चुकी है और 30 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और प्रश्नों से संबंधित अन्य जरूरी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। इससे आपके 30 से अधिक करंट अफेयर्स के प्रश्न कवर हो जाएंगे और इसमें मंथली करंट अफेयर्स भी आपकी कवर होगी, क्योंकि प्रश्नों से संबंधित जो जानकारी है वो मंथली करंट अफेयर्स में से भी हो सकती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि स्किप करने से अगर आपका एक भी प्रश्न छूट जाता है तो क्या पता वही प्रश्न एग्जाम में आ जाए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिए और वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आपको हिस्ट्री चेकर पीडीएफ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ भी मिल जाएंगे जो कि एग्जाम से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। किल कोरोना कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है, जिसके तहत डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा, यानी कि घर घर जाके कोरोना की जांच की जाएगी और सरकार का लक्ष्य है कि 10 लाख लोगों में से 8,000 लोगों की जांच, यानी कि प्रति 10 लाख पर 8,000 लोगों की कोरोना जांच का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। और 1 जुलाई से अभियान शुरू होगा, जो कि 15 जुलाई तक चलेगा। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक 15 दिन चलने वाले किल कोरोना अभियान में सरकार का लक्ष्य है कि 2.5 लाख लोगों की कोरोना जाँच की जा सके। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कोरोना के प्रसार को रोकना मध्य प्रदेश में किल कोरोना का प्रमुख उद्देश्य है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। किल कोरोना 1 जुलाई 2020 से शुरू होगा, जो कि डोर टू डोर सर्वे होगा और सरकार का उद्देश्य है 10 लाख लोगों पर 8,000 तक कोविड-19 की जांच। साथ ही साथ किल कोरोना के अंतर्गत 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में 2.5 लाख लोगों का कोविड-19 परीक्षण कराया जा सके और कोविड-19 के प्रचार प्रसार को नियंत्रण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाएगा। और सरकार का लक्ष्य है कि एक दिन में कम से कम 20,000 जांचें हो सकें। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति का गिरफ्तारी वारंट किसने जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ईरान। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। हालांकि ईरान की ये सिर्फ एक कूटनीति है, किसी भी राष्ट्रपति की गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती है, इसके अलग नियम हैं। तो ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का वारंट क्यों जारी किया है, क्या कारण है, देखते हैं। अमेरिका ने इस साल जनवरी में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला कर दिया था, जिसके बाद ईरान ने अब अमेरिका के राष्ट्रपति का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके अलावा इंटरपोल से भी मदद मांगी है। उस हमले में हुआ क्या था? उस हमले में ईरान के कुद्स सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। यहाँ के जनरल थे कासिम सुलेमानी, ड्रोन हमले में इनकी मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने इंटरपोल से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी और रेड नोटिस जारी करने की मांग की थी। हालांकि इंटरपोल की तरफ से अभी भी कोई बयान इस मामले पर नहीं आया है। कासिम सुलेमानी की अगर बात करें तो कासिम सुलेमानी 1998 में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स स्पेशलिस्ट एजेंट्स की टुकड़ी के कुद्स सेना प्रमुख बने थे। किसके बने थे? ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की स्पेशलिस्ट एजेंट्स की टुकड़ी है जिसका नाम है कुद्स सेना, उसके प्रमुख बने थे कासिम सुलेमानी 1998 में, जो कि अब जनवरी में अमेरिका द्वारा ड्रोन हमले में मारे गए थे। इंटरपोल की अगर बात करूं तो इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जिसका नाम है द इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 192 देश सदस्य हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। सबसे पहले इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और पहले इंटरपोल की बजाय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आयोग के नाम से जाना जाता था, यानी कि इंटरपोल की जगह 1923 में इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के नाम से जानते थे, लेकिन 1956 में इसे इंटरपोल के नाम से जाना गया और अब इसमें 192 देश हैं। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है और फ्रांस के लियोन शहर में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान जो चेयरमैन हैं वो हैं मेंग होंगवई। अगला प्रश्न, किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है नितिन मेनन। नितिन मेनन को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल कर लिया गया है। बेकेंट राघवन और सुंदरम रवि ऐसे पहले 2 भारतीय थे जो कि आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल रह चुके हैं और नरेंद्र मेनन नितिन मेनन के पिता हैं, यानी कि नरेंद्र मेनन के बेटे हैं नितिन मेनन, जिन्हें अब आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल कर लिया गया है, जो कि 2020-21 के सत्र के लिए होंगे। अब नितिन मेनन को किसकी जगह शामिल किया गया है? तो इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग की जगह नितिन मेनन को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है 2021 के सत्र में। अगर नितिन मेनन की बात करें तो नितिन मेनन को 56 प्रथम श्रेणी
24 वनडे, 16 T20 और 40 IPL में एम्पायरिंग करने का अनुभव है। और अभी मैंने बताया था कि सुंदरम रवि और श्रीनिवास वेंकट राघवन दो पहले भारतीय हैं जो कि इस एलिट पैनल में शामिल रह चुके हैं। सुंदरम रवि को तो अभी 2019 में ही एलिट पैनल से बाहर किया था ICC में। इसके अलावा अगर मेनन की बात करें तो मेनन अंडर 16, 19, 23 और लिस्ट ए में मध्य प्रदेश की तरफ से खेल चुके हैं, लेकिन 2006 में फिर इन्होंने भारतीय एम्पायरिंग का पेपर दिया था, उसे पास करके एक घरेलू मैचों में एम्पायरिंग करने लगे थे। इसके अलावा एक और नया मसला है, वो ये है कि वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटरों ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने में ब्लैक लाइव्स मैटर का लोगो पहनने का फैसला लिया है, जो कि इनकी शर्ट के कॉलर पर लगा होगा। ये ब्लैक लोगों के समर्थन में पहना गया है। आपको पता होगा अमेरिका में एक हड़ताल चल रही है, एक हिंसा चल रही है ब्लैक एंड वाइट के बीच, उसी के मैटर में ब्लैक लोगों को समर्थन देने के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर पहनने का फैसला वेस्ट इंडीज क्रिकेटरों ने किया है। और ये लोगो ICC से मान्यता प्राप्त है। ICC से मान्यता प्राप्त इस लोगों को एलिसा होसान ने डिज़ाइन किया था, जिसे अब नस्लवाद के विरोध स्वरूप वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर अपनी शर्ट की कॉलर पर पहनेंगे। आपको बता दूं कि जैविक सुरक्षा के बीच केवल 2 स्टेडियमों में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जिसमें 8 से 12 जुलाई के बीच साउथहैम्पटन और मैनचेस्टर में इस सीरीज खेली जाएगी। 16 से 20 जुलाई को दूसरा मैच है, 24 से 28 जुलाई को तीसरा मैच होगा। इसके अलावा आज ही दिल्ली के जाने माने क्रिकेटर संजय डोभाल का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया है। उसके अलावा आकाश चोपड़ा ने आज ऑल टाइम IPL 11 चुनी है, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। तो गौतम गंभीर को 12वें खिलाड़ी के रूप में जगह दी है, जबकि 4 विदेशी खिलाड़ियों में उन्होंने डेविड वार्नर, AB डिविलियर्स, सुनील नरेन और लसिथ मलिंगा को चुना है। अगला प्रश्न, भारत चीन सीमा की सड़कों के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 340 करोड़ रुपए। भारत चीन सीमा के बीच सड़क बनाने के लिए उत्तराखंड सड़क विकास बोर्ड ने 340 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और इस सड़क का जो निर्माण करेगा वो सीमा संगठन करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी 1351.10 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में सड़कों के लिए मंजूर किए हैं। इसके अलावा केंद्र की योजना के मुताबिक राज्य में चमोली, पिथौरागढ़, चंपावती, उत्तरकाशी में करीब 1100 किलोमीटर लंबी 27 सड़कें बननी हैं। इनका प्रमुख जो उद्देश्य है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में सुरक्षा बल और वहाँ के स्थानीय लोग आसानी से आ जा सकें। उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 620 किलोमीटर लंबी है, जिसमें चीन और नेपाल से मिली हुई है ये सीमा, जिसमें 275 किलोमीटर सीमा तो नेपाल से लगती है, जबकि 345 किलोमीटर सीमा जो है नेपाल से लगती है। इसके अलावा उत्तराखंड में इस सप्ताह से डेंगू रोकथाम अभियान चलाने का फैसला भी किया, जो कि हर सप्ताह चलेगा। इसमें डेंगू से संबंधित सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा डेंगू से रोकने के लिए। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से जो योग केंद्र और योग संस्थान चल रहे हैं उन पर भी नियंत्रण अब उत्तराखंड सरकार करेगी, जिसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा प्रकोष्ठ की स्थापना उत्तराखंड सरकार द्वारा की जाएगी। इसके अलावा 13 जून को उत्तराखंड सरकार ने स्वरोजगार योजना चलाई थी, जिसमें लोगों को 25 लाख रुपए अगर वो अपना कोई निजी व्यापार करते हैं तो, और सेवा क्षेत्र में आने वाले लोगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली ने प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। प्लाज्मा बैंक पूरी तरह से ब्लड बैंक पर आधारित है। यहाँ पर लोगों को प्लाज्मा उपलब्ध कराया जाएगा अगर प्लाज्मा की कमी है तो। हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले दिल्ली में लगाई गई थी, जिसकी काफ़ी सफल हुई थी कोरोना में, और उसी प्लाज्मा थेरेपी की योजना को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। दिल्ली सरकार देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाएगी, जो कि अगले 2 दिनों में शुरू हो जाएगा, और ये ILBS अस्पताल में बनाया जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा, जिसमें हाल ही में 35 लोगों को प्लाज्मा दिया गया था, जिसमें 34 लोग कोरोना वायरस से सही हो गए थे। इसके अलावा दिल्ली सरकार LNJP के डॉक्टर असीम गुप्ता को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी देगी। असीम गुप्ता वही डॉक्टर हैं जो कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मारे गए थे। इन्होंने लोगों की काफ़ी जानें बचाई थी, लेकिन खुद कोरोना से पॉजिटिव होने के बाद अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब दिल्ली सरकार ने LNJP के डॉक्टर असीम गुप्ता को 1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार हाल ही में सीरोलॉजिकल सर्वे भी शुरू करने वाली है, जो कि NCDC के सहयोग से किया जाएगा। NCDC का मतलब है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ये सर्वे 27 जून से 10 जुलाई तक चलेगा। इसमें कोविड-19 के मरीजों की जाँच की जाएगी।
इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 31 जुलाई तक स्कूल बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं और डीयू के 12 कॉलेजों के लिए दिल्ली सरकार ने 18.75 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये रुपए इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि डीयू के जो प्रशासन है, डीयू का जो अध्यापक है, उनको वेतन दिया जा सके कोरोना महामारी के तहत, इसलिए दिल्ली सरकार ने 18.75 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना ऐप भी उपलब्ध कराया था कोरोना वायरस की जांच और जानकारी देने के लिए, जिसमें खाली बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के साथ साथ खुद की सुरक्षा के उपाय भी बताए गए थे, जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा था। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना ऐप को उपलब्ध कराया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में आपकी जानकारी होगी। राज्यपाल है अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाशिंगटन। वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, जिसे 51वां राज्य बनाने की मंजूरी अब दे दी गई है। हालांकि अभी इसका एक और प्रस्ताव पास होना बाकी है। 50 राज्य अमेरिका में पहले से ही हैं। वाशिंगटन डीसी को राज्य बनाने के लिए जो वोटिंग हुई थी उसमें 232 लोगों ने पक्ष में जबकि 180 लोगों ने विपक्ष में वोटिंग की थी। हालांकि इसे मंजूरी मिले ऐसा मुश्किल है, क्योंकि जो अभी इसे रिपब्लिकन्स का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। और रिपब्लिकन्स का सपोर्ट इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि इसके प्रमुख जो व्यक्ति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव का विरोध अब तक करते आ रहे हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जहां लोकतंत्र की सरकार होती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उपराष्ट्रपति वहां के माइक पेंस हैं। अगर अमेरिका की मुद्रा की बात करूं तो डॉलर है, जिसका निशान है ये वाला। और विधायिका वहाँ पे अमेरिकी कांग्रेस चलती है, साथ ही सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ की संसद है, और सबसे बड़ा शहर वहाँ का न्यूयॉर्क है। इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में जर्मनी में अपने 52,000 से सैनिकों को घटाकर 25,000 कर दिया है, और एशिया में सैनिकों को लाने का फैसला किया है। एशिया में अब अमेरिका तैनात करेगा अपने सैनिकों को। इसके अलावा अमेरिका ने हांगकांग की रक्षा के लिए एक विधेयक भी पारित किया है, जो कि सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है। और इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में H-1B वीज़ा पर भी रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 29 जून। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लोगों को सांख्यिकी के बारे में जागरूक किया जा सके, सामाजिक और आर्थिक नीति में सांख्यिकी का क्या प्रयोग है इसके बारे में लोगों को बताया जा सके। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस केंद्र सरकार द्वारा मनाया जाता है, जिसका मकसद जिंदगी और योजना विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना प्रमुख उद्देश्य है। और सांख्यिकी को दिवंगत सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है, जिसे भारत सरकार 2007 से मनाता हुआ चला जा रहा है। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI की स्थापना दिसंबर 1931 में हुई थी। और जो सांख्यिकी जिनके याद में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, उन्हें 1968 में पद्म विभूषण, 44 में ऑक्सफोर्ड विद्यालय से बेल्डन मेमोरियल पुरस्कार और 1945 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स में ट्रॉपिक्स क्या है? तो ट्रॉपिक्स वह क्षेत्र है जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। उस क्षेत्र को ट्रॉपिक्स कहते हैं, जो कि आमतौर पर गर्म होता है। 2014 में नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की ने ट्रॉपिक्स की रिपोर्ट जारी की थी, इसलिए 29 जून को ही ट्रॉपिक्स डे मनाया जाता है। 2014 में 29 जून को ये रिपोर्ट आई थी, तब से ट्रॉपिक्स डे मनाने की शुरुआत की गई। अब्दुल खान डोगर का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है वकील अब्दुल खान डोगर। वही वकील हैं जिन्होंने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का केस लड़ा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व बैंक ने शिक्षा परियोजना के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 500 मिलियन। विश्व बैंक ने शिक्षा परियोजना के लिए 500 मिलियन रुपए मंजूर किए हैं, जो कि भारत के केवल 6 राज्यों के लिए हैं। और उन 6 राज्यों में हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इसका प्रमुख उद्देश्य है सरकारी स्कूलों के परिणाम को बेहतर करना और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को बहुत कुछ सिखाना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है, जिसके लिए 500 मिलियन रुपये विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए, जिसका प्रमुख शीर्षक है स्टार्स यानी कि स्टार्टिंग टीचिंग्स लर्निंग और स्टेटस फॉर स्टेटस प्रोग्राम इसका शीर्षक रखा गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेहतर स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप UPSC रिटर्न से जरूर जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।